जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, आज हमारा देश विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए निरंतर प्रयासशील है, किंतु किसी भी देश को विकसित होने के लिए उसके महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज भारत की नारी सबसे कदम से कदम मिला के चल रही है। कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं है, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, पायलट्स हों या साइंटिस्ट्स हों। मंगलयान की सफलता के पीछे भी औरतों का बहुत बड़ा योगदान था, किंतु ये सब के बावजूद वो सुरक्षित नहीं है, चाहे निर्भया हो या अभया। कभी वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है तो कभी यौन शोषण का। उसको तो ये भी हक नहीं कि कोई अनजाना व्यक्ति अगर उससे जबरन दोस्ती करना चाहे तो वो नकार सके। अगर वो ऐसा करती है तो उसको उसके ऊपर एसिड अटैक किया जाता है। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आज हमने जिन मेहमान को अपने शो में आमंत्रित किया है वो गया के वुमेन सेल की इंचार्ज हैं। तो आइए स्वागत करते हैं वन स्टॉप सेंटर की सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर आरती कुमारी जी का। तो आपका स्वागत है आरती जी हमारे शो में। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यहाँ पर आने का मौका दी है और बहुत कुछ है जो आपके माध्यम से जानकारी है इस समाज में जाएगा। तो सबसे प्रारंभ में तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, आपके परिवार में कौन कौन है, क्योंकि सब लोग थोड़ा जानना चाहते हैं। मेरा नाम आरती कुमारी हुआ। मैं वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में सेंटर प्रशासक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जो जन्म है बोकारो स्टील सिटी से हुआ है, क्योंकि हमारे फादर झारखंड बोकारो बीएसएल प्लांट में थे। वहीं से हमारा सारा एजुकेशन, शादी सब कुछ वहीं से बिल्कुल। तो जैसे आप जिस पद पर हैं, इसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी या कैसे आपने ये पद को पाया? मैं जुडिशियरी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं एलएलबी भी की हुई हूँ। हाँ, जब मेरी उस समय शादी हुई थी तो एक ये वैकेंसी देखे कि आया हुआ है, तो इसको मैं उस समय ऑनलाइन अप्लाई कर दी। इसमें सिर्फ था कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो दीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और डीएम साहब के द्वारा इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होना था। तो आप शुरू से ही इस पोस्ट पे कर रहे थे? बिल्कुल। मतलब इसमें कोई पोस्टिंग वगैरह भी होती है जैसे यहाँ से? इसमें ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर नहीं है, मतलब यहीं पे। बिल्कुल। तो एक तरह से अच्छा भी है जो महिलाएं हैं वो मतलब आपसे कनेक्ट कर पाएंगी बार बार। तो ये जो महिला कोषांग है, जो वुमेन सेल है, सभी जगह डीएम ऑफिस के अंतर्गत ही होता है या दूसरी जगह कुछ किन्हीं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी अटैच्ड होता है? ये पहले महिला हेल्पलाइन के रूप में काम कर रहा था। बिहार सरकार की एक स्कीम थी महिला हेल्पलाइन। ये पूरे बिहार में कार्यरत था और डीएम ऑफिस कैंपस में ही चल रहा था। लेकिन फिर सरकार की एक स्कीम आई मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर। बिहार सरकार महिला हेल्पलाइन को वन स्टॉप सेंटर में ही कन्वर्ट कर दे। और ये वन स्टॉप सेंटर का एक अपना एक्चुअली बिल्डिंग होता है, क्योंकि ये नाम ही है वन स्टॉप सेंटर। मतलब एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारी सुविधा देना है। तो यहाँ पर जो भी अभी तक डीएम ऑफिस कैंपस में वन स्टॉप सेंटर चल रहा था, लेकिन सभी जगह अपना अपना जगह चिन्हित करके अपना अपना बिल्डिंग यहाँ बन रहा है। गया जिला में भी है डीएम ऑफिस कैंपस के आधा किलोमीटर के अंदर ही इसका भी जगह चिन्हित हो चुका है। जल्दी इसमें 1 माह के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों के पास किन किन तरह के उत्पीड़न के मामले आते हैं और सबसे कॉमन समस्या कौन सी आपने देखी है? घरेलू हिंसा के मामले, दहेज उत्पीड़न के मामले, छेड़छाड़ के मामले, कन्या भ्रूण हत्या के मामले, अंतरजातीय विवाह के मामले या अंतरजातीय विवाह के कारण से जो काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इस तरह के मामले, या किसी को गांव जो काफी ज्यादा ग्रामीण या पिछड़ा इलाका वहाँ डायन कह करके टॉर्चर करना। इस तरह के बहुत सारे जो मामले हैं हमारे कार्यालय में आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो आप मामले बोल रही हैं कि कॉमन मामले, जो कॉमन फेस करते होंगे, घरेलू हिंसा के मामले। घरेलू हिंसा, बिल्कुल।
अच्छा, और एक और होता है जैसे बाल विवाह अक्सर कर दिया, तो क्या इसको भी आप लोग देखते हैं? बिल्कुल, बाल विवाह के भी मामले आते क्योंकि हैं। कई बार होता है कि छोटी बिल्कुल। बच्चियों को भी शादी कर दिया जाता है, जो कि बच्ची चाहती भी हाँ, नहीं है, हाँ, हाँ। किंतु हमारे पास आता है, इसका कंप्लेन आता है, किसी भी माध्यम से आ जाता है। अगर कोई बच्ची है वो डायरेक्ट कर दे रही है, उसकी कोई फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड कर दे रही है, गांव के कोई भी दोस्त, किसी भी माध्यम से अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है तो शादी पे हम लोग तत्काल रोक लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सरकार ने अगर कोई एज लिमिट किया है तो कुछ बिल्कुल, सोच समझ के ही किया हो, बिल्कुल। उसको ये माँ बाप, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उसका जो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, उसका ही नहीं, उसके जो बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। हमारे जो अगर माँ ही स्वस्थ नहीं होगी, बच्चे ही नहीं स्वस्थ होगा, तो कहा जाता है स्वस्थ समाज नहीं बनेगा। जब स्वस्थ समाज नहीं रहेगा तो हमारे देश के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही बात है। तो जैसे ये आपके पास समस्याएं आती हैं, तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? आप लोग कैसे फिर आगे बढ़ते हैं? जो बाल विवाह के मामले आते कोई हैं या भी जो कोई भी जो कोई मामले जो आते हैं, मामले तो। हमारे पास पहले तो हम बता देते कि मामले आने के क्या क्या स्रोत हैं, मामले हमारे पास कैसे आ सकते हैं। जी। तो कोई भी महिला स्वयं आकर के हमारे पास आवेदन दे सकती है, या हमारा एक महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर है 181, उस पर वो कंप्लेन करेंगी तो वहां से बिहार स्टेट का जहां भी मामला रहेगा वो मामला ट्रांसफर हो जाता है। या हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का जनता दरबार लगता है, वो जनता दरबार में अगर कोई महिला आती है या कोई भी आवेदन जो आता है वो हमारे पास वो ट्रांसफर हो जाता है, उस पर हम लोग फिर कार्रवाई करते हैं। या किसी भी थाना से हमारे पास मामले आते हैं, या कोर्ट के द्वारा भी हमारे पास मामले आते हैं। हमारे पास मामले कहीं से भी आ सकते हैं। अगर हमारे पास मामले आते हैं जो भी संबंधित, अभी हम बताएं कि इस कैटेगरी के केसेस आते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास केस दर्ज होता है, और वो ऑनलाइन भी हमारे यहाँ दर्ज होता है। उसके बाद अगर महिला चाहती है, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं 80 से 90 केसेज में कि महिलाएं चाहती हैं कि नहीं, हमारा जो केस में है कंप्रोमाइज हम चाहते हैं, ये काउंसलिंग चाहते हैं, कोर्ट में या थाना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो उनके आवेदन के आलोक में जिनके ऊपर भी आरोप लगाया हुआ होता है उनको तो हम लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं, और नोटिस करके उन्हें बुलाया जाता है। डेट फिक्स होता है, वो डेट पे दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उनकी ज्वाइंट काउंसलिंग होती है। कभी कभी मामला होता है कि बहुत ही सामान्य नॉर्मल मामला होता है कि 1 या 2 बार में ही हमारे हस्तक्षेप से समझाने के बाद मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन कभी कभी मामला काफी क्रिटिकल होता है, 1 या 2 डेट में ही गुंजाइश नहीं होती, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जैसा केस का नेचर है उस हिसाब से उसमें टाइम देना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में होते हैं कि वो घर परिवार सामाजिक स्तर पे पंचायत करके, अपने ग्राम पंचायत से पंचायत करके, और कोर्ट में भी केस उनका चल रहा होता है, यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी बेल के लिए उनका पिटीशन फाइल रहता है, तो वो केस काफी उलझ गया होता है। तो वो बहुत सामान्य नहीं होता है कि काउंसलिंग के जरिए उनके केस को समझाया जा सके और उनका कंप्रोमाइज कराया जाए। तो इसमें हमें काफी समय देना पड़ता है, और कभी कभी ऐसे केसेस जो कोर्ट में भी चल रहे होते हैं उनका हम लोग बहुत ही अथक प्रयास के बाद उसमें कंप्रोमाइज करवाते हैं। और कोशिश होती है, जो लोक अदालत चलता है, लोक अदालत जब होता है तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि जो कोर्ट में मामले चल रहे होते हैं वो लोक अदालत के माध्यम से अपना कंप्रोमाइज कर लें। तो जैसे आपने बताया कि अब आप लोग हस्तक्षेप करते हैं तो कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करते हैं, और या फिर कई बार मतलब उनकी जो इच्छा है। बिल्कुल। तो जनरली पहले वो सीधे आपके पास आते हैं या सीधे कोर्ट केस के लिए जाते हैं? क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है? वो हमारे पास आते हैं, आपके तब पास ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो फिर आप उनको अब सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ऐसे हमारे कर पास सकते हैं? बताया जाता है कि उनको क्या क्या रिलीफ वन स्टॉप सेंटर में दिया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ काउंसलिंग की सुविधा है, हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ उन्हें मेडिकल रिलीफ भी दिया जाता है, पुलिस सहायता भी उपलब्ध लॉयर्स भी आप ही प्रोवाइड कर देते हैं? भी होते हैं, वकील वकील भी हम लोग ही उपलब्ध करवाते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि हमारे कार्यालय में क्या क्या सुविधा, आपको काउंसलिंग की सुविधा दी जा सकती है, पुलिस सहायता दी जा सकती है, आपको मेडिकल सहायता भी दी जा सकती है, अगर आपको कहीं शेल्टर की आवश्यकता है तो शेल्टर की भी सहायता आपको मिलेगी। तो उन्हें बताया जाता है कि क्या क्या सुविधा है, उस हिसाब से वो अपना बताती है कि मुझे अभी ये रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ देने की आप लोग कृपा करें। तो हम लोग वही उनकी कोशिश करते हैं कि इनको मदद दी जाए। लेकिन जैसे कई बार देखा गया है कि कोर्ट केसेस जो होते हैं तो कई बार काफी लंबे चलते हैं, जो दोनों पक्षी एक्चुअली वो काफी परेशान हो जाते हैं, मॉनेटरीली भी परेशान होते हैं, मेंटली भी परेशान होते हैं। तो जैसे आप लोग पहली कोशिश तो आपकी यही होती होगी ना काउंसलिंग के ही
थ्रू बिल्कुल बात को सुलझाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे यहाँ हम देख रहे हैं जिनका पहले से कोर्ट में चल रहा होता, हमारे पास मामला नहीं आया हुआ होता, वो लोग थक जाते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल हो गया है, उसके बाद उनके ही एडवोकेट लोग ही सजेस्ट करते हैं या खुद भी उनको इधर उधर से पता चलता तो हमारे कार्यालय में आते हैं कि नहीं हम लोग भी थक गए हैं, केस लड़ते लड़ते, यहाँ कोई उपाय निकाला जाए, हमारा समस्या का निदान किया जाए, क्योंकि हम लोग थक गए हैं, काफी परेशान हो रहे हैं। तो हमारे पास होता है कि नहीं, काउंसलिंग के माध्यम से आपका केस, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास भी जो महिलाएं आती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि काउंसलिंग के माध्यम से ही सुलह करवाया जाए। बहुत कम ही ऐसा केस होता है जिसमें हम लोग को कोर्ट भेजने की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे किसी मामले में डीएम सर का भी हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है कि आप लोग अपने लेवल पे ही उसको सुलझा लेते हैं? क्योंकि हर क्षेत्र का देखिए अपने अपने विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है। डीएम साहब का भी जो भी विभाग से संबंधित मामला रहता है उसको विभाग में ट्रांसफर कर देते हैं, और हमारा काम है उसमें क्या कार्रवाई की गई है उसके रिपोर्ट उनको देना, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन है ना, अगर नहीं इसमें कंप्रोमाइज होती है तो FIR करने का ऑप्शन है, कोर्ट में DIR करने का ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑलरेडी सब सारा ऑप्शन है। तो हमें सिर्फ रिपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। हमारे जिला पदाधिकारी महोदय भी क्या एक्शन लिया गया, क्या कार्रवाई की गई, उसका वो रिपोर्ट मांगते हैं। रेगुलरली आपको रिपोर्ट देना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसे आजकल कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि एक्चुअली हस्बैंड्स और ससुराल वालों की गलती नहीं होती है, लेकिन रूल्स ऐसे होंगे है ना, लड़कियों को पता चल गया है कि उनके हक में होता है अक्सर, तो कई बार वो झूठे केसेस में भी फंसा देते हैं अपने इन-लॉज को। तो वो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कैसे आप लोग इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं कि आपको कैसे पता चलता है? देखिए, एक तो थोड़ा सा भ्रामक है, भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि बिल्कुल ही टॉर्चर नहीं किया जाता है, और कोई महिलाएं लड़कियां कंप्लेन कर देती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। यह स्वाभाविक है, सोचना पड़ेगा। किसी को बहुत अच्छा माहौल मिला हुआ है तो वो कंप्लेन क्यों करेंगी। ये अलग बात है कि बहुत सारी को ये नहीं पता चलता है कि एप्लीकेशन ड्राफ्ट कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना। वो जब एप्लीकेशन लिखती है या किसी से लिखवाती है तो वो लोग नाम जोड़ देते हैं कि इनका भी नाम जोड़ दो, इनका भी नाम जोड़ दो, इनका भी नाम जोड़ दो, क्योंकि वो भी नहीं चाहती हैं कि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि मैं चाहती क्या हूँ, क्योंकि वो अभी परेशान है, काफी ज्यादा परेशान है। वो सिर्फ चाहती है कि मुझे इस परेशानी से, समस्या से कोई निजात दिलाए, कोई मेरी समस्या का समाधान करे। वो नहीं चाहती है कि केस को काफी पेचीदा किया जाए, लेकिन कभी कभी गलत सलाहकार के चक्कर में वो लोग भी बढ़ करके उनकी जो समस्या है वो और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। ठीक। तो जैसे ऐसा कभी आपको आप इस चीज से आप गुजरे हो कि हाँ आप लोगों ने पूरी लड़की के फेवर में आपने किया, और अब कभी ऐसा पता चला है कि नहीं गलती उसकी, मतलब उसकी नहीं थी, लेकिन ससुराल वालों की भी शायद उतनी नहीं थी, तो ऐसा कभी केस हुआ है या नहीं? कुछ मामले में तो लड़कियां खुद ही एक्सेप्ट करती हैं कि मुझे एप्लीकेशन नहीं लिखना आता था, मैं दूसरे से लिखवाई, वो सारा नाम दे दिए, ये बोल दिए कि दे दो, सही है। ये कितने बार तो उन्हें पता भी नहीं चलता है कि नाम आर दे दिया गया। तो जैसे सेक्शुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं उनको आप कैसे डील करती हैं? तो और कई बार तो विक्टिम्स इतने डरे हुए होते हैं कि वो शिकायत भी नहीं करना चाहते हैं, आप तक पहुंचना भी नहीं चाहते, तो इसके लिए आप लोग कोई अवेयरनेस ड्राइव भी करती हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ से तो अवेयरनेस प्रोग्राम होती रहता है। ग्रामीण कोशिश होती है गाँव गाँव तक, दूर दूर तक जा करके हम लोग अपना अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। हम लोग के सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को एक सखी वार्ता भी आयोजन होता है। सखी वार्ता के जो कार्यक्रम है ग्राम पंचायत स्तर पर हमारा ये आयोजन होते रहता है, जिसमें हर तरह का इनको जो भी प्रॉब्लम है, आप कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये प्रॉब्लम की समस्या समाधान कैसे होगा, या क्या करना है कि ये समस्या आए ही नहीं, उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि समाज के डर से भी वो लोग चुप हो रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज मतलब आपका ये भी होता हो कि उनको मोटिवेशन देना होता है कि डरना नहीं है। बिल्कुल, कि आपके पास हर जगह समस्या के समाधान के लिए लोग बैठे हुए, लेकिन आपकी समस्या ही नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा। वो है जैसे एक डॉक्टर है, जब तक आप मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे या डॉक्टर पता नहीं चलेगा कि वो मरीज है, बीमारी है उसे, तो वो कैसे इलाज करेंगे। वैसे ही उनकी समस्या तो हम मेरे संज्ञान में आना चाहिए कि हाँ, चाहे वो जरूरी वो खुद ही बताएं, वो उनके पड़ोसी बता सकते हैं या कोई भी उनके शुभचिंतक हैं, कोई किसी के माध्यम से वो कंप्लेन हमारे पास आनी चाहिए। तो उत्पीड़न के केसेस में जो महिलाएं हैं
तो वैसे तो आपने बताया कि आप लोग ये करते हैं हर हफ्ते जाके उनको बताते हैं, और टोल फ्री नंबर्स भी हैं आपके, बिल्कुल। तो उसके लिए भी जैसे आप लोग टोल फ्री नंबर्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं, कैसे मतलब उन तक कैसे पहुंचता है? यही सखी वाला जो आपका प्रोग्राम है उसके थ्रू करते हैं या कुछ और भी करते हैं, सब जगह एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल, हमारा जो है ये प्रोग्राम है, ये हम लोग एक तो हमारे पास जो भी महिलाएं आती हैं, बैनर फ्लैक्स भी सभी जगह लगा हुआ है, अच्छा। टोल फ्री नंबर 181 का, और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ भी बताया जाता है। हमारे जो भी ग्राम के होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया सरपंच होते हैं, वो लोग भी संपर्क में बने रहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मामले जो होते हैं फॉलो अप के लिए, क्योंकि हमारे पास जो भी मामले सोल्व होते हैं उनका हम लोग फॉलो अप भी करते रहते हैं। तो जो भी गांव के मुखिया सरपंच होते हैं उन लोगों को भी ये टोल फ्री नंबर की हम लोग जानकारी देते हैं, और ये टोल फ्री नंबर 181 हर पंचायत में हमारा जो इसका फ्लैक्स लगा हुआ है। तो ये बात बताइए, जैसे उत्पीड़न के जो मामले हैं अभी जैसे आप तो देखते होंगे, तो ज्यादातर आपको क्या लगता है कि शहरों में ज्यादा है या गांवों में ज्यादा है? देखिए, ये कहना कि शहरों में ज्यादा है या गांव में ज्यादा है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से भी महिलाएं आ रही हैं, बहुत ही ज्यादा आ रही हैं। और ये भी है कि हमारे पास देख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि जो गांव है डुमरिया इमामगंज से घाटी जैसे क्षेत्र से महिलाएं जब आ रही हैं, तो ये देख रहे हैं कि महिलाओं में जो है ये जागरूकता बढ़ी है, महिलाएं अपने अधिकार को लेकर जागरूक हुई हैं, और वो काफी दूर दूर से हमारे पास कंप्लेन लेकर के आ रही हैं। मतलब बताना चाहती हैं। बिल्कुल। तो इसमें आपको क्या लगता है जो लिटरेसी जो है वो कोई रोल प्ले करती है या नहीं? देखिए, शिक्षा तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, और जहाँ पर शिक्षित लोग होंगे वहाँ पर इस तरह की घटनाएं भी कम होंगी, क्योंकि अगर शिक्षित लोग हैं तो वो तो एक तो भेदभाव, लड़का लड़की में भेदभाव, ये महिलाओं को ये करना है नहीं करना है, महिलाओं का दायरा सीमित है, इससे उनकी मानसिकता काफी ऊपर उठ चुकी होती है, तो वहाँ पर ये कहेंगे कि हाँ, टॉर्चर कम किया जाता है। तो आप लोग जिस डिपार्टमेंट में हैं उसमें तो समझदारी तो चाहिए ही, साथ में संवेदनशीलता भी बहुत जरूरी है। तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बहुत न्यूट्रल होकर इस चीज को सॉल्व करते रहना पड़ता होगा, या कभी कभी आप लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, किसी का कोई खास केस से ज्यादा शायद अटैच हो जाते होंगे? बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जब लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी तो रात में भी पता चलता है, किसी का तो तकलीफ, कष्ट या आंसू होता है वो दिमाग में घूमते रहता है। तो संवेदनशीलता जो आप कह रही हैं, हमें ही नहीं, डिपार्टमेंट में ही नहीं, समाज के हर एक इंसान को संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, अगले का तकलीफ को, परेशानी को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अगर समाज के हर इंसान अगर संवेदनशील हो जाए, तो मुझे लगता है जो ये परेशानियां हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, किसी को भी टॉर्चर करना ही शायद बंद हो जाए, तो शायद बहुत सुंदर समाज की हम कल्पना कर सकेंगे। तो आपका जो सेल है, डिपार्टमेंट जो, इसमें कितने कर्मचारी हैं और लगभग, और टाइमिंग्स क्या होती हैं, और सारी लेडीज हैं या मतलब मिक्स ये है? यहाँ पर 13 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था है, जिसमें एक मैं सेंटर प्रशासक हूँ, एक मनोसामाजिक परामर्शी होती हैं, 2 केस वर्कर होती हैं, एक कार्यालय सहायक होते हैं, और एक जो होती हैं पारा लीगल पर्सन होते हैं, और एक पारा मेडिकल स्टाफ होते हैं, और यहाँ पर 3 रसोइया की भी व्यवस्था है। अच्छा। हाँ, और 3 है गार्ड की व्यवस्था। और टाइमिंग्स क्या होती है आप लोगों की? अभी जो टाइमिंग गेट में चल रहा है, डीएम ऑफिस कैंपस में चल रहा है, तो अभी टाइमिंग 10 से 5 है। अगर इसका बिल्डिंग बन जाएगा तो ये 24 घंटा ये बिल्डिंग। अच्छा, तो अभी जैसे फ्यूचर में बिल्डिंग बनाने का प्लान है, वो कब तक बन जाएगा? वो अगले माह में काम लग जाएगा। अगले माह में काम लग जाएगा। तो सरकार और क्या क्या कदम उठा रही है ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? और कुछ लॉज हैं जो आपको पता हो? हाँ, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की काफी स्कीम चल रही है, जिसमें सबसे बहुत अभी महत्वपूर्ण है पालना घर, क्योंकि महिलाओं के पास एक देखा जा रहा है आमतौर पे परेशानी आ जाती है शादी के बाद, अगर उनके बच्चे होते हैं ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कि उसका केयर कौन करेगा, कौन देखेगा। बहुत सारे तुम्हारे पास केसेस ऐसे आए हैं, एक तो एसबीआई बैंक की है, वो खुद मैनेजर पोस्ट पे थी। अच्छा। और उनका सिर्फ इसीलिए परेशानी हो रही थी कि हस्बैंड वाइफ थे, उसके छोटे बच्चे जो है उसको कौन देखेगा, कौन केयर करेगा, क्योंकि अभी ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि लोग ज्वाइंट फैमिली से हटकर सिंगल फैमिली में रह रहे हैं, जहाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहेंगे तो भाई उसके बच्चे का केयर कौन करेगा। उस पर डेली दबाव आ रहा था कि जॉब छोड़ो, जॉब छोड़ो, और लास्ट में वो जॉब छोड़ भी दी, और उसके
बावजूद वो काफी डिप्रेशन में जा रही थी। उसके बाद वो हम लोगों के पास कंप्लेन किए थे। ऑब्वियसली तो ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा एक नहीं बहुत सारे मामले हमारे पास आए थे। तो ये देख रहे हैं कि सरकारी जो पालना घर स्टार्ट हुआ है वो बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें क्या है कि 5 साल तक के बच्चे को कोई भी जो है अपना कार्यरत है वो अपने बच्चे को पालना घर में रख सकती हैं ड्यूटी आवर में, और आराम से काम भी कर सकती हैं, बीच बीच में जाके अपने बच्चे को देख सकती हैं। तो और बहुत भी सरकार की बहुत सारी स्कीम आ रही हैं अभी। और कुछ लॉज भी हैं जो महिला उत्पीड़न से संबंधित है, जो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर बता सकें। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है। इसमें पहले होता था कि किसी महिला के साथ अगर मारपीट की घटना हुई या कुछ भी घटना हुई तो सीधे 498 का करो आप दहेज उत्पीड़न का, जो कि आपका क्रिमिनल केस है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं नहीं चाहती हैं कि मुझे उसको सजा नहीं दिलाना, मुझे जेल भेजने से क्या फायदा होगा, मैं जेल नहीं भेजना चाहती हूँ। तो इनके लिए लाया गया है ये जो आपको बता रहे हैं DV एक्ट 2005। इसमें महिलाओं को सिर्फ रिलीफ मिलती है, और एक ही केस में पहले है कि मेंटेनेंस के लिए अलग केस करो, बच्चों का कस्टडी के लिए आप अलग केस करो। लेकिन इसमें बच्चों का कस्टडी, मेंटेनेंस का राइट, घर में रहने का राइट, ये सारे राइट जो है एक ही एक्ट के अंतर्गत यानी एक ही कोर्ट में उनको सारे अधिकार मिल जाएंगे। ये महिलाओं के लिए सरकार की बहुत अच्छी जो है नीति, इससे उनको काफी सुविधा भी काफी महिलाओं को, क्योंकि अगर इसमें 60 डेज के अंदर जजमेंट भी दे देना है। पहले है कि 3 साल 4 साल 5 साल चलना, और वो है कि वो गया जेल गया 2 महीना 3 महीना 6 महीना रहा, बेल ले लिया और आ गया, वो केस चलते रहा। लेकिन महिलाओं को क्या रिलीफ मिला, वो तो जेल गया आ गया, केस चल रहा है, कुछ रिलीफ तो नहीं मिला। लेकिन महिलाएं रिलीफ चाहती हैं, मुझे मेरे बच्चों का मेंटेनेंस चाहिए, मुझे रहने का राइट चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ये सारे अधिकार महिलाओं को एक ही कानून के अंतर्गत यहाँ पर मिल रहा है। ये तो बहुत और फिर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का जो है, अगर कोई भी महिलाएं कार्यस्थल पर है, सुरक्षित माहौल में काम करना चाहती है, तो सरकार ने भी ये भी बहुत बढ़िया यहाँ पर एक्ट आया हुआ है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से बचाव। और महिलाओं को देखकर कोई तरह तरह की फप्तियां कसती हैं, महिलाओं में कमेंट करती हैं, और महिलाएं कुछ बोल नहीं रही है, या वो शर्मा रही है, या कितनी बार तो लगता है कि मैं बोलूंगी तो मुझे शायद गलत साबित कर दिया जाए, तो वो डर से या समाज के डर से शर्म से बता भी नहीं पाती है कि हाँ मेरे साथ उसने ऐसा कमेंट किया, या मुझे हमेशा घूर के देख रहा है। ये एक्ट बहुत अच्छी एक्ट है, अगर घूर के भी देख रहा है, असली गाना गा दिया, असली कमेंट कर दिया, तो इसमें भी कार्रवाई है और होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर वो निकल के कहीं काम करने जा रही तो कम से कम महिलाओं पुरुषों को एक समान का अधिकार दे रहे हैं, तो समानता के लिए हर तरीके से विचार भी किया जा रहा है, और सरकार कानून भी ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और कुछ महिलाएं जो उत्पीड़न का शिकार होती हैं वो अपने घर भी जाने से डरती हैं, तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं आप लोगों के पास है, या उनको कुछ सुरक्षा भी दी जाती है? हाँ, जो अभी आपको बताएं DIR का डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, इसके तहत जो है महिलाओं को प्रोटेक्शन का राइट है, कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन राइट उन्हें दिया जाता है। उसमें फिर जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, संबंधित थाना होते हैं, वो दोनों साथ में जाकर के उनको रखवाते हैं। और आरती जी, हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर संदेश आप प्लीज देना चाहें तो? मैं किसी भी महिलाओं या लड़कियों को बता देना चाहती हूँ कि वो किसी भी प्रकार से की हिंसा से अगर वो पीड़ित होती हैं तो वो टोल फ्री नंबर 181 पे कंप्लेन कर सकती हैं। DM ऑफिस कैंपस में स्वयं भी आकर आवेदन दे सकती हैं, या एक नंबर है जो नंबर मैं बता देना चाहती हूँ, वो नंबर है COG नंबर 9771468011। इस नंबर पे वो मैसेज कर सकती हैं, फोन कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर सकती हैं, किसी भी माध्यम से वो अपना कंप्लेन इस नंबर पर भी वो दर्ज करवा सकती हैं। तब अगर ये देखा जाएगा तो उससे तुरंत संज्ञान लिया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी। और हमारी जो टीम होती है, अगर वो नहीं आ पा रही है तो हमारी टीम वहां पर पहुंचकर उनकी सहायता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए, और आपके सराहनीय कार्य जो आप कर रही हैं ना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।